तो भाई इस वीडियो के अंदर ज़ियान जाने वाला है रिट्रीट में, क्योंकि उसे रिफाइन करना है बहुत ही हार्ड, ताकि वो बेंचिंग या फिर दोशिंग क्लास में एंटर कर सके। लेकिन जो ज़ियान की ट्रेनिंग होगी ना, कुछ ज्यादा लंबी चलेगी। तो वेल दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू बैटल थ्रू द हेवेंस की सोसम सी वीडियो के अंदर। तो चलो यार ज्यादा बकवास न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो जैसे कि हमने इसके पिछले पार्ट के एंड में देखा था कि जो मास्टर यावला होते हैं वो ज़ियान को एक बॉक्स पकड़ा देते हैं और उस बॉक्स के अंदर मौजूद होती है बहुत ज्यादा पिल। तो हमारे इस वाले पार्ट की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है, जहाँ पे ज़ियान कहता है कि ये बहुत ज्यादा पिल है। और ये सुन के मास्टर यावला भी अपने सर को हिलाते हुए मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि एकदम सही का। और अभी मास्टर यावला की स्माइल को देख कैसा लगता है, जैसे कि वो इस स्माइल के पीछे अपनी थकान को छुपाना चाहते हो। मास्टर यावला कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ज्यादा पिल सिर्फ 8 रंगों वाली पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर पाई, वरना इसके मेडिसिनल इफेक्ट्स और भी खतरनाक होते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि तुम्हारे पास पहले से वो बहुत ही ज्यादा हार्ट मौजूद है, और अगर उसके साथ में हम इस बहुत ही ज्यादा पिल को भी ऐड कर दे तो मुझे लगता है कि तुम्हें बेंचिंग क्लास में एडवांस करने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और टीचर यावला को ऐसे मुस्कुराते हुए देख ज़ियान का दिल काफी हैवी प्रेशर फील कर रहा था, क्योंकि टीचर यावला की 15 दिनों से गायब होने का रीजन ये था कि वो ज़ियान के लिए बहुत ज्यादा पिल को रिफाइन करने के लिए एक सही जगह ढूंढ रहे थे, और ज़ियान के लिए सक्सेसफुल इस पिल को रिफाइन करने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। और वहीं ज़ियान को पता था कि मास्टर यावला के पास वो एबिलिटी है कि वो इस पिल को रिफाइन करते हुए 9 रंगों वाली पिल लाइटनिंग को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन सीन कुछ ऐसा है कि मास्टर यावला के पास अभी कोई अच्छी फ्लेम नहीं है, और अगर अभी भी उनके पास वो बॉन्चिंग फ्लेम होती तो उनके लिए 9 कलर पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं थी यार। तभी ज़ियान बड़े ध्यान से जेट बॉक्स को पकड़ते हुए कहता है कि टीचर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुन के टीचर यावला हंसते हुए कहते हैं कि हम दोनों के बीच में ऐसे शब्दों की क्या जरूरत है, तुम्हें बस थोड़ा रिलैक्स होने के बाद जल्दी से रिट्रीट में जाना चाहिए, और फॉलिंग स्टार पवेलियन और याना लाइंस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, और मेरे होते हुए ने कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तुम्हें बस जल्दी से दोशिंग क्लास में एडवांस करना है, वरना जब 3 साल बाद वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम इस धरती पे अपीयर होगी तो तुम उसे देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाओगे, और वो हेवनली फ्लेम कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग है। ये सुन के ज़ियान चुपचाप से अपने सर को हिला देता है यार। तभी टीचर यावला ज़ियान के कंधों को दबदबाते हुए कहते हैं कि तुम अब शांति से रिट्रीट में जा सकते हो, और काइलिन, लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सबकी स्ट्रेंथ के बढ़ाने के मैटर को भी तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, और उन सभी का पोटेंशियल काफी स्ट्रॉन्ग है, और अगर उन्हें मौके मिलते रहते हैं तो उन सभी की स्ट्रेंथ डेफिनेटली काफी देर से बढ़ने वाली है। और जब तुम अगली बार रिट्रीट से बाहर आओगे तो ये लोग भी काफी पावरफुल बन चुके होंगे। और यहाँ पे काइलिन, लिटिल फेरी डॉक्टर और क्विंगलिन तीनों ही मौजूद थी, लेकिन वो टीचर और डिसाइबल की बातचीतों में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते। अभी ज़ियान नोट करते हैं, थोड़ा हिचकिचाने के बाद वो अपनी स्टोरिंग से एक जेट बोतल को बाहर निकालता है, और इस जेट बोतल के मुंह को हेवनली फ्लेम ने कवर करके रखा था। और ज़ियान इस जेट बोतल को मास्टर यावला को पकड़ाते हुए कहता है कि टीचर इसके अंदर हान फेंग की सोल है, और अब आप इससे अपने हिसाब से डील कर सकते हो। ये सुन के मास्टर यावला शॉक्ड हो जाते हैं, और उनकी कॉम्प्लिकेटेड आंखें जाती है उस जेट बोतल के ऊपर, और अभी उनकी आंखें सैडनेस से भर चुकी थी। और चाहे फिर अभी की सिचुएशन कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब वो हान फेंग को अपने बेटे की तरह मानते थे, और टीचर यावला के पास जो भी नॉलेज थी उन्होंने सारी की सारी हान फेंग के ऊपर उड़ेल दी थी। लेकिन हान फेंग के धोखे ने टीचर यावला को पूरी तरह से तोड़ के रख दिया था। तभी टीचर यावला अपने कांपते हाथों से उस जेट बोतल को पकड़ लेते हैं, और वो बिना कुछ कहे अपने सर को हाँ में ला देते हैं। और टीचर यावला के सैडनेस से भरे एक्सप्रेशन को देख के याविन के दिल में भी एक दर्द उठता है, और वो तुरंत ही अपने घुटनों पे आ जाता है और कहता है कि टीचर मुझे बड़े करने वाले आप, और भले ही आप मेरे टीचर हो लेकिन आपके पोषण मेरे लिए मेरे फादर की तरह है, और आपको आज तक जिस ह्यूमिलेशन और दर्द का सामना करना पड़ा है आपका ये डिसाइबल उस सब का बदला लेगा। और ज़ियान को अचानक से अपने घुटनों पे आते हुए देख मास्टर यावला भी थोड़ा हैरान हो जाते हैं, और वो तुरंत ही अपने कदमों को आगे बढ़ा के ज़ियान को खड़ा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो ज़ियान को उठा भी पाते तभी काइलिन, जिसके हाथ में शाओ शाओ मौजूद होती है, वो भी अपने घुटनों पे आ जाती है। और क्योंकि वो ज़ियान की वाइफ थी और ज़ियान टीचर यावला को अपने फादर की तरह मानता था, और भाई काइलिन कितनी भी जिद्दी क्यों ना हो, लेकिन एट द एंड वो भी समझती थी कि कभी कभी उसे अपने हस्बैंड का साथ भी देना चाहिए। और भाई ये पहली बार है जब काइलिन किसी के सामने झुक रही है, अपने घुटने टेक रही है, तो इससे आप समझ सकते हो कि ये बंदा किस लेवल का लेजेंड है। अब डिफाइन करो। और अपने सामने के सीन को देख के टीचर यावला की आंखें नम हो चुकी थी, और थोड़ी देर पहले जो उनके चेहरे पे सैडनेस मौजूद थी वो अभी काफी हद तक कम हो चुकी थी। और फाइनली इस मोमेंट पर टीचर यावला को समझ आ चुका था कि ऊपर वाले ने उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ा, और भले ही उनकी पहली जजमेंट काफी खराब रही हो लेकिन उनकी दूसरी जजमेंट काफी अच्छी रही, और इसी वजह से वो अपने डिसाइपल के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को भी तैयार थे। और अबिलिटी शाओ शाओ भी अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से टीचर यावला को देख रही होती है, और कहती है ग्रैंड ग्रैंड टीचर, और शाओ शाओ की आवाज को सुन के सभी के चेहरों पे स्माइल आ जाती है, और शाओ शाओ के इन शब्दों को सुन के यावला का चेहरा खुशी से भर चुका था यार। तभी वो शाओ शाओ को काइलिन की गोद से उठा के अपने गले से लगा लेते हैं, और फिर वो ज़ियान और काइलिन को देखते हुए कहते हैं कि तुम दोनों जल्दी से खड़े हो जाओगे, कि तुम दोनों पहले ही काफी बड़े हो चुके हो, और अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम्हें इस चीज का डर है कि मैं छोटे से मैटर के लिए खुदकुशी कर लूंगा। और टीचर यावला के इन शब्दों को सुनकर तुरंत ही ज़ियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, और वो काइलिन के हाथ को पकड़ के उसे खड़ा होने में उसकी हेल्प करता है यार। उस जेट बॉक्स को टाइटली पकड़ने के बाद ज़ियान ले जाती है एक छुपे हुए कमरे के ऊपर, जो कि स्टार रियलम के बैक माउंटेन्स में मौजूद था यार। तभी ज़ियान कहता है कि अब टाइम आ चुका है, मुझे रिट्रीट में जाना होगा, और मैं वापस कब लौटूंगा उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे लगता है ये समय काफी लंबा होने वाला है। उस टाइम के दौरान टीचर तुमसे जो भी बोले तुम्हें उन ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। और जब काइलिन, लिटिल फेरी डॉक्टर और क्विंगलिन ज़ियान के इन शब्दों को सुनती है तो तुरंत ही तीनों हाँ में नोट कर देती है। तभी ज़ियान यावला की तरफ अपने दोनों हाथ
हाथों कप करते हुए कहता है कि टीचर अब अपना ख्याल रखना। और ये कहने के बाद जेवन वहाँ पे नहीं रुकता, वो तुरंत उस बड़े से पत्थर के दरवाजे के पीछे चला जाता है। और जेवन के जाने के बाद वो बड़ा सा पत्थर का दरवाजा एक बैंक साउंड के साथ बंद हो गया था। और इस बड़े से पत्थर के दरवाजे को बंद होते हुए देख सभी लोग थोड़ी देर के लिए शांत रहते हैं। और टीचर याओ भी कहीं ना कहीं इस बात को जान देते हैं कि जेवन की ये रिट्रीट काफी लंबी होने वाली है। ये सोचने के बाद टीचर याओ कहते हैं कि चलो बाहर चलते हैं, हमें बस अब जेवन के बेंसिंग क्लास में एडवांस करने का वेट करना है। और अभी उनके एक हाथ में लिटिल शाओ शाओ मौजूद थी और वहीं में अपने दूसरे हाथ को मूव करते हुए बाहर की तरफ चले जाते हैं। और काइलिन की टोली तुरंत ही उन्हें फॉलो करती है, लेकिन इन दोनों ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जेवन की रिट्रीट 2 साल तक चलेगी। और भाई जेवन की इस बार की रिट्रीट का टाइम सभी की एक्सपेक्टेशन से बाहर था। और टीचर याओ और बाकी सबके हिसाब से क्योंकि जेवन के पास बहुत ही हार्ट और बहुत से पिल मौजूद है, उसके लिए बेंशिंग क्लास में एडवांस करना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह के रूमर्स है कि बहुत से हार्ट को हासिल करने के बाद कोई भी शैंक क्लास में एंटर कर सकता है, लगता है ये लोग कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के बताते हैं, क्योंकि प्योर एनर्जी कितनी खतरनाक अमाउंट को एब्जॉर्ब करने में भी टाइम काफी ज्यादा लगता है यार। जब सभी लोग इंतजार कर रहे होते हैं तो टाइम काफी तेज से गुजरता है। गर्मी को मौसम को बरसात रिप्लेस करती है। और इस बड़े से पत्थर के दरवाजे के पीछे जिसके अंदर अभी जेवन ट्रेन कर रहा था, उसके सामने बड़ी बड़ी घास जमा आई थी। और पिछले 1 साल के अंदर फॉलिंग स्टार पवेलियन का ये एकदम फॉरबिडन ग्राउंड बन चुका है। और अगर कुछ मेन लोगों को छोड़ दे जाए तो कुछ गेस्ट एल्डर भी यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते। और पूरा 1 साल गुजर जाने के बाद सभी लोग थोड़ा परेशान हो चुके थे। लेकिन जब बात होती है ब्रेक थ्रू करने की तो परेशान होने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अच्छी बात है कि टीचर याओ उस माउंटेन के अंदर जेवन के ओरे को सेंस कर पा रहे थे। और भले ये ओरा काफी हल्का हो, लेकिन ये बिल्कुल भी वीक नहीं होता, बल्कि टीचर याओ को सेंस होता है कि ये ओरा डे बाय डे ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है। और जेवन के ओरे को सेंस करने के बाद फॉलिंग स्टार पवेलियन के लोगों की चिंता थोड़ी कम हो जाती है। और अभी जेवन को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इस वजह से ये कितना भी हेल्पलेस क्यों ना फील करे, लेकिन एट द एंड वेट करने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। जब जेवन अपने रिट्रीट में होते हैं तो सेंट्रल प्लेन के अंदर कई बड़े बड़े बदलाव होते हैं, लेकिन फॉलिंग स्टार पवेलियन रोल ऑफ सोल के जिस अटैक का वेट कर रहा होता है वो अभी तक नहीं हुआ होता। और इसी वजह से याओ के अंदर फॉलिंग स्टार पवेलियन इस समय का पूरा फायदा उठाता है। और अभी सभी लोगों की स्ट्रेंथ काफी तेजी से बढ़ रही थी और याओ के नाम को सुन के और भी लोग फॉलिंग स्टार पवेलियन को ज्वाइन कर रहे थे। और स्पेशली तब जब सभी लोगों को पता चलता है कि टीचर याओ बोजितो पिल को भी रिफाइन कर सकते हैं। और इस न्यूज को सुनकर तो छुपे हुए एक्सपर्ट्स भी फॉलिंग स्टार पवेलियन को ज्वाइन करने के लिए आ जाते हैं। और ये सभी लोग फॉलिंग स्टार पवेलियन के गेस्ट एल्डर बन जाते हैं। और बोजितो सीड का लियोर कुछ ज्यादा ही खतरनाक था, लेकिन ये गेस्ट एल्डर जिन्होंने कि बोजितो सीड के लर्ज में फॉलिंग स्टार पवेलियन को ज्वाइन किया था, इन्हें बोजितो पिल तुरंत ही नहीं दी जाती। और नहीं ये एक्सपर्ट इतने ज्यादा बेवकूफ थे, क्योंकि उन्हें पीछे से पता था कि इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। और इसी वजह से सभी गेस्ट एल्डर उन रास्तों को ढूंढते हैं जिससे कि फॉलिंग स्टार पवेलियन की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया जा सके, क्योंकि इन सभी कंट्रीब्यूशन को देखने के बाद ही टीचर याओ इन सभी के ऊपर भरोसा कर पाएंगे। क्योंकि बोजितो पिल को हासिल करने के बाद ये लोग उस लेजेंडरी शैंक क्लास की तरफ अपने कदमों को बढ़ा पाएंगे। यार ऐसे ही फॉलिंग स्टार पवेलियन को और भी लोग ज्वाइन करते जाते हैं। और इसी वजह से जो फॉलिंग स्टार पवेलियन की स्ट्रेंथ होती है वो काफी देर से बढ़ रही थी। और अभी फॉलिंग स्टार पवेलियन सेंट्रल प्लान के अंदर उस लेवल का फैक्शन बन चुका था जो कि परफॉर्म स्काई सेक्ट के एकदम सेम हाइट पे खड़ा है। लेकिन जैसे जैसे फॉलिंग स्टार पवेलियन की स्ट्रेंथ और रेपुटेशन बढ़ती जाती है, परफॉर्म स्काई सेक्ट जिसके जेवन और याओ उससे दुश्मनी उनके पिछवाड़े के पीछे धुआं निकलने लगता है। और पहले फॉलिंग स्टार पवेलियन की टेरिटरी इतनी कुछ खास बड़ी नहीं होती, इसी वजह से दोनों फैक्शंस के बीच के कॉन्फ्लिक्ट कुछ ज्यादा खास बड़े नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे फॉलिंग स्टार पवेलियन की स्ट्रेंथ बढ़ती है तो दोनों फैक्शन की टेरिटरी एक दूसरे में इंटरसेक्ट करने लगती है। और इसी वजह से नेचुरल सी बात है कि दोनों फैक्शंस के बीच बहुत ही जल्दी एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। और जब ये दोनों फैक्शंस आपस में टकराएंगे तो उन दोनों का कोलिजन बहुत ही ज्यादा भयानक होगा। काफी टाइम तक एक दूसरे से फाइट करने के बाद ये दोनों फैक्शंस काफी हार जीत को एक्सपीरियंस कर चुके थे और काफी टाइम तक दोनों फैक्शंस एक दूसरे को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते। लेकिन ये सिचुएशन ज्यादा टाइम तक नहीं रुकती, क्योंकि बहुत जल्दी सेंट्रल प्लान के अंदर एक न्यूज फैलती है। ये परफॉर्म स्काई सेक्ट आइस रिवर्स वैली विल लाइटनिंग पवेलियन और सेंट्रल प्लान के और भी जाने माने कई फैक्शंस के साथ मिलकर एक अलायंस को फॉर्म करने जा रहा है। और वो सभी के सामने इस अलायंस का नाम अनाउंस करते हैं कि इस अलायंस का नाम होगा परफॉर्म रिवर अलायंस। और इस अलायंस की वजह से परफॉर्म स्काई सेक्ट की स्ट्रेंथ डेफिनेटली कई गुना बढ़ चुकी थी। और इतने सारे दुश्मनों के एक साथ आ जाने की वजह से फॉलिंग स्टार पवेलियन थोड़ा डिसएडवांटेज में चला जाता है। लेकिन अच्छी बात है कि याओ जैसे मेन मेंबर बिल्कुल भी पैनिक फील नहीं करते। और पिछले कुछ समय में फॉलिंग स्टार पवेलियन काफी तेज से फैला है और भले इनकी टेरिटरी बढ़ चुकी हो, लेकिन टीचर याओ बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनका फैक्शन एक लूज फैक्शन बन के रह जाए। और उनका ध्यान अभी एक ऐसे ग्रुप के ऊपर था जो कि किसी भी टाइम में खतरनाक अटैक के लिए रेडी रहे। और इसी रीजन की वजह से भले फॉलिंग स्टार पवेलियन की टेरिटरी छोटी हो रही हो, लेकिन वो रिटेलिएट बिल्कुल भी नहीं करते और वो लगातार अपने कदमों को पीछे हटाते रहते हैं। और जैसे जैसे फॉलिंग स्टार पवेलियन पीछे हटता है तो उनकी डिफेंसेस की लाइनें काफी कम होती है। लेकिन अब जब उनकी टेरिटरी आसपास की सिटी में रह चुकी थी तो ये डिफेंसेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ऊपर से फॉलिंग स्टार पवेलियन कहीं गेस्ट एल्डर अलग अलग सिटीज में जाके वर्महोल्स को क्रिएट करते हैं, जिससे कि सारी की सारी सिटीज एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, जिससे किसी सिटी के ऊपर खतरा हो तो मेन फोर्स को यहाँ पे आने पे टाइम न लगे। और इन सभी रीजन्स की वजह से जो फॉलिंग स्टार पवेलियन की टेरिटरीज होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और इसी वजह से अब जब परफॉर्म रिवर लाइन्स अटैक करती है तो पहले वाले रिजल्ट को बिल्कुल भी हासिल नहीं कर पाते, बल्कि कई बैटल्स के बाद इस अलायंस को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा था। और ये चीज काफी टाइम तक चलती रहती है, लेकिन एंड में जाके परफॉर्म रिवर लाइन्स को अटैक करना बंद करना पड़ता है और वो लोग भी धीरे धीरे करके पीछे हटने लगे थे।
और फिर चाहे कुछ भी हो, ये लोग जो साबित करना चाहते थे वो पहले से ही कर चुके हैं और इनका फॉलिंग स्टार पवेलियन से ब्लडी बैटल लड़ने का कोई भी इरादा नहीं था, क्योंकि सभी को पता होता है कि अगर इन दोनों फैक्शंस के बीच ब्लडी बैटल स्टार्ट हो जाती है तो फिर एंड में जाके कौन जीतेगा वो क्लियरली कहा नहीं जा सकता। और जब इन दोनों पार्टीज की ये वॉर टेम्पररी रुक जाती है तो फॉलिंग स्टार पवेलियन की जो रेपुटेशन होते हैं वो एक बार फिर से एक्सप्लोड हो जाती है और लोग अभी शौक में होते हैं कि फॉलिंग स्टार पवेलियन सिर्फ अपने स्ट्रेंथ के दम पे परफॉर्म रिवर लाइन से फाइट कर पाया। और जब इन दोनों पार्टीज के बीच छोटे बड़े कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं तभी सेंट्रल प्लान के अंदर एक और न्यूज फैलती है और ये जो न्यूज थी इसने पूरे सेंट्रल प्लान को हिला के रख दिया था। और इस न्यूज के अंदर जिसकी बात होती है वो 8 एंशिएंट क्लैंस में से एक था और यहाँ पे बात हो रही है लिंक क्लैन की। और जब ज़ियोन हेवेली टूम से बाहर आया था उसे पता चला था कि लिंक क्लैन ने अपने लिंक रियलम को बंद कर लिया है, लेकिन इस चीज के बारे में सिर्फ कुछ एंशिएंट क्लैंस ही जानते थे और किसी को भी कुछ पता नहीं था कि आखिरकार हुआ क्या है। और ये खबर ना फैलने की वजह था, लेकिन जब कुछ टाइम पहले कुछ लोग ये नोटिस करते हैं लिंक रियलम के दरवाजे खुलते हैं तो ये सभी लोग उसके अंदर जाके चेक करते हैं, लेकिन जब ये उसे चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लिंक रियलम पूरी तरह से खाली है और इस लिंक रियलम के अंदर एक भी इंसान मौजूद नहीं होता। और उसके बाद कोई भी लिंक क्लैन सिटीजन और डिसेंडेंट्स को नहीं ढूंढ पाया और इस खाली रियलम को देख के कई लोग शॉक में चले गए थे, क्योंकि ये मैटर कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस है। और अगर लिंक क्लैन के डिसेंडेंट्स के साथ उनके सिटीजन्स को भी ऐड कर दिया जाए तो फिर लिंक क्लैन के अंदर मौजूद लोगों की संख्या मिलियंस में होगी, लेकिन इतने सारे मिलियंस ऑफ लोग हवा में कैसे गायब हो सकते हैं। और जब ये खबर बाकी के एंशिएंट क्लैंस को पता चलती है तो एक काफी बड़ा कमोशन क्रिएट हो जाता है और बचे हुए एंशिएंट क्लैंस ने तुरंत अपने एक्सपर्ट्स को लिंक क्लैन को चेक करने के लिए भेज दिया था, लेकिन चाहे लिंक रियलम को कितना भी यकीन ढूंढा गया हो लेकिन उन्हें लाइफ का एक भी ट्रेस नहीं मिलता। और देखने से तो ऐसा लगता है जैसे कि लिंक रियलम सील हुआ हो, सारे के सारे लोग हवा में गायब हो चुके हो। और लिंक क्लैन एंशिएंट क्लैंस में से एक था और भले ही डिक्लाइन होने की कगार पे पहुंच चुका था, लेकिन एक डिक्लाइन हो रही एंशिएंट क्लैन के पास भी वो स्ट्रेंथ होती है जिसे कोई नॉर्मल फैक्शन पोजेस नहीं कर सकता। और चाहे फिर वो कितना भी डिक्लाइन क्यों ना हो जाए लेकिन फिर भी उसे सेंट्रल प्लान के सुपर फैक्शंस में काउंट किया जा सकता है। और अगर लिंक क्लैन के सभी लोग मारे गए हैं तो फिर गोकुलन के पास भी वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो सभी की आंखों से छुप के इस काम को कर पाए। और अगर इस पॉसिबिलिटी को भी छोड़ दिया जाए कि लिंक क्लैन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है तो कुछ लोगों को अभी भी ऐसा लग रहा होता है कि लिंक क्लैन अपने सारे के सारे मेंबर्स को लेके लिंक रियलम को छोड़ के एक अलग रियलम के अंदर शिफ्ट हो चुका है। लेकिन मिलियंस ऑफ लोगों को शिफ्ट करना ये एक्टिविटी कई पीक एक्सपर्ट से नहीं बच सकती, लेकिन फिर भी इन पीक एक्सपर्ट्स को कद्दू कुछ सेंस नहीं हुआ। और जिस तरह के भी लिंक क्लैन की स्ट्रेंथ है तो वैसे मिलियंस ऑफ लोगों को शिफ्ट कैसे कर सकते हैं। और फिर भले कुछ भी क्यों ना हुआ हो लेकिन इस मामले की वजह से पूरे सेंट्रल प्लान के अंदर एक तूफान सा आ गया था और जब बाहरी दुनिया में से क्योस मचा होता है तो कई एंशिएंट क्लैंस भी इसके बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। और काफी टाइम पहले इन 8 एंशिएंट क्लैंस के बीच एक भयानक लेवल की बैटल हो चुकी है और उस बैटल का रीजन था वो ताओशी एंशिएंट गॉड का जेट, जो कि रूमर्स के हिसाब से दोदी की छोड़ी हुई चीज है और इसी वजह से वो ब्लडी बैटल हुई थी। लेकिन एंड में जाकर उस ताओशी एंशिएंट गॉड जेट के 8 हिस्से किए गए थे और जिन्हें भी ताओशी एंशिएंट गॉड द्वारा छोड़ी गई इनहेरिटेंस को हासिल करना है उन्हें पहले इन 8 एंशिएंट जेट्स को हासिल करना होगा। लेकिन हर एक एंशिएंट क्लैन इस ताओशी एंशिएंट जेट को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखता है और इसी वजह से एंशिएंट क्लैन के सस्पेक्ट बाकी सभी एंशिएंट क्लैंस होते हैं और इनका टारगेट डेफिनेटली वो ताओशी एंशिएंट जेट होगा। और भले ही लिंक क्लैन डिक्लाइन दोनों की कगार पे पहुंच चुका हो लेकिन ये डिस्ट्रॉय करने की स्ट्रेंथ सिर्फ 2 क्लैन के पास ही है और वो दोनों एंशिएंट क्लैन से हन क्लैन और गो क्लैन। वेल अब इन दोनों क्लैंस में से कौन से क्लैन ने लिंक क्लैन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया है वो तो आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आप लोग समझ चुके हो तो कमेंट में जरूर से बताना। यार इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है और इसके नेक्स्ट पार्ट में हन क्लैन का वो अटैक होने वाला है जिसका अभी तक फॉलिंग स्टार पवेलियन वेट कर रहा था, क्योंकि हन क्लैन मिलकर अटैक करेगा परफॉर्म रिवर अलायंस के साथ और ये हमला इतना घातक होगा कि इसे मास्टर याव लोग भी संभाल नहीं पाएंगे। वेल ये वाला पार्ट भी मैं मेंबर्स के लिए आज ही डाल दूंगा। और हाँ भाई अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। तो चलो यार इस वीडियो करते यहीं पे एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।